भारत की बेटियों ने परचम लहरा दिया है। वो क्रिकेट विश्व विजेता बन गई हैं। ऐसी हर जीत, ऐसी हर तस्वीर न जाने कितने परिवारों में बेटियों के प्रति सोच बदलती है, बेटियों को सपने देखने की हिम्मत देती हैं, बेटी के माता पिता को विश्वास देती हैं, बेटी के जन्म पर भी उत्साह देती हैं, मेरे जैसी बेटियों की माओं को खुशी के आंसू देती हैं और सिर्फ बेटे के जन्म की इच्छा रखने वालों को तगड़ा जवाब देती हैं। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। खबरें अनकही में आज हम बात करेंगे बिहार के बाहुबली कल्चर की। हत्याएं, अपहरण, फिरौती, क्या ये बिहार का सिर्फ इतिहास है या वर्तमान भी? बात होगी देश के किन्नरों की, जिस पर हमारी कड़क की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। बात होगी उस प्रदूषण की जो राजधानी की ऐसी पहचान बन गया है कि देश की एक पहचान इंडिया गेट तक को छुपा दिया इसने। और बात होगी महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत की, एक ऐसी जीत जो सिर्फ एक टीम की जीत नहीं, पूरे देश की जीत है, हर बेटी और उसके माता पिता की जीत है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बिहार के सहरसा और कटिहार में पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नाराज कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। उन्होंने ये बयान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया। उन्होंने फिर दोहराया कि अमेरिका को परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर इनामों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई ने पूरी टीम को 51 करोड़ रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। वहीं देश भर में जश्न का माहौल है। नेता, अभिनेता और खिलाड़ी सभी जीत के लिए टीम को बधाई दे रहे हैं। 31 अक्टूबर 2025 को मोकामा में जो हुआ उसने फिर से बिहार की राजनीति के काले पन्ने खोल दिए। एक जमाने में लालू के करीबी रहे दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे। दोपहर 3:30 बजे मोकामा के तारतार गांव में अनंत सिंह और प्रियदर्शी पीयूष के काफिले आमने सामने आ गए। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर गोलियां चली। कुछ ही पलों में दुलार चंद यादव खून से लथपथ पड़े थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके फेफड़े फट गए और पसलियां टूट गईं। भीड़ में धक्का मुक्की और हिंसा ने उनकी जान ले ली। 2 दिन बाद 1 नवंबर को पटना पुलिस ने जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया और इस केस में मुख्य आरोपी बताया। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार फिर से उसी 3 दशक पुराने दौर में लौट रहा है जिसे लोग जंगल राज कहते थे? मोकामा एक ऐसा नाम है जो बिहार की राजनीति में बाहुबली संस्कृति का पर्याय बन चुका है और अनंत सिंह इस कहानी का वो किरदार है जिसके नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 58 साल के अनंत सिंह पहले कई बार विधायक भी रह चुके हैं और अभी उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक है। 2015 के चुनाव में जब जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय जीत गए थे। मतलब क्षेत्र पर कंट्रोल देखिए आप। लेकिन इस बार फिर से जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है और चुनाव से ठीक पहले ये वारदात हुई। अनंत सिंह का आरोप है कि ये साजिश आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने रची है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस ने तीसरी एफआईआर खुद दर्ज की है। अनंत कुमार सिंह की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब पहली बार उस पर मर्डर का केस दर्ज हुआ। उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी। पटना हाईकोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक अनंत सिंह पर कुल 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि उसकी खुद की एफिडेविट में 39 मामलों का जिक्र है, जबकि सिर्फ 2 मामले में उसे दोषी पाया गया, 2015 और 2019 में। अब ये कैसे संभव है, ये आप खुद सोचिए। 2015 में पटना पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापा मारा। मामला था 4 युवकों के अपहरण और हत्या का। वहां से इंसास राइफल की 6 खाली मैगजीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कपड़े मिले थे। अगले दिन एक युवक पुतुष यादव की लाश लदमा गांव के पास खेत में मिली। इसके बाद नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से दूरी बना ली थी।
उस वक्त यह संदेश गया कि नीतीश अब अपराध और राजनीति के गठजोड़ से खुद को अलग कर रहे हैं। यही वो दौर था जब अनंत सिंह जेडीयू से अलग हुए और बाद में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2019 में सबसे बड़ा खुलासा हुआ जब 16 अगस्त की सुबह पुलिस ने उसके घर से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए। राइफल कार्बन से लपेटी गई थी ताकि मेटल डिटेक्टर में न पकड़ी जाए। अनंत सिंह भागने में कामयाब रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद नाटकीय तरीके से दिल्ली की साकेत कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया। 2022 में अनंत सिंह को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। फिर भी 2024 में उसे 15 दिन की पेरोल मिली और वो चुनाव प्रचार में जुट गया। काले कारनामों के लिए बदनाम अनंत सिंह हमेशा सफेद कपड़े पहनता है, घोड़ों का शौकीन है और खुद को जनता का सेवक बताता है, लेकिन उसका इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करता है। सूरजभान सिंह, जो अनंत सिंह का कट्टर प्रतिद्वंदी है, दोनों भूमिहार जाति के हैं और दोनों मुकामा बाढ़ क्षेत्र में दबदबे के लिए संघर्षरत रहे हैं। 2000 के दशक में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद अनंत सिंह जेडीयू का मजबूत स्तंभ बन गया, जबकि सूरजभान एलजेपी आरजेडी की ओर चला गया। इन दोनों के बीच की दुश्मनी ने मोकामा को बिहार के सबसे हिंसक चुनावी क्षेत्रों में से एक बना दिया। लेकिन दुलार चंद की हत्या एक वारदात नहीं है, यह बिहार की उस राजनीतिक संस्कृति की कहानी है जहां अपराध और सत्ता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, या कहें हमेशा से ऐसी ही रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 241 मौजूदा विधानसभा में से 66% यानी 2/3 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और 49% यानी लगभग आधे विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और भ्रष्टाचार शामिल है। और यह आंकड़े एक नहीं, सभी पार्टियों में हैं। बिहार में बाहुबली नेताओं की परंपरा कोई नई नहीं है। इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बिहार के पहले बाहुबली विधायक वीर बहादुर सिंह थे, जो 1980 में बक्सर के जगदीशपुर सीट से विधायक बने थे। उनके पिता की नक्सलियों ने हत्या कर दी और उसके बाद वीर बहादुर सिंह ने हथियार उठाए। धीरे धीरे वो अपने इलाके में दबंग नेता के रूप में उभरे और राजपूत समुदाय ने उन्हें अपना नायक मान लिया। यहीं से शुरू हुई वो परंपरा जहां ताकत, जाति और बंदूक की नोक पर वोट मांगे जाने लगे। 80 और 90 के दशक में जब बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति तेज हुई, तो हर पार्टी को लगा कि चुनाव जीतने के लिए ताकतवर लोग चाहिए, जिनकी जमीन पर पकड़ हो, जो डरा कर धमका कर वोट ला सकें और जो बूथ पर कब्जा करवा सकें। बाहुबली राजनेता सिर्फ अपराधी नहीं थे, वो अपनी जाति के रक्षक बन गए। कितना दुखद है ये। भूमिहार, राजपूत, यादव, हर जाति के अपने अपने बाहुबली थे। जिनके पास ताकत नहीं थी उन्हें न्याय नहीं मिलता था, जिनके पास बंदूक थी वही न्यायाधीश थे। बिहार के बाहुबलियों में सबसे कुख्यात नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। सिवान का ये दबंग 1990 में पहली बार विधायक बना और फिर 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार सांसद बना। शहाबुद्दीन आरजेडी का करीबी था और लालू प्रसाद यादव का भरोसेमंद माना जाता था, लेकिन उसकी असली पहचान अपराध की दुनिया में थी। 2004 में उस पर सबसे बड़ा आरोप था 2 भाइयों पर तेजाब से हमला करना, जिसमें दोनों की मौत हो गई। शहाबुद्दीन पर कम्युनिस्ट पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप थे, जिसमें छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद का नाम भी शामिल था। सिवान में शहाबुद्दीन का इतना खौफ था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। 2021 में जेल में ही उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी बिहार की राजनीति में दिखती है। उसके बेटे उसामा शहाब को आरजेडी ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं और 27% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। इनमें 33 लोगों पर मर्डर और 86 पर मर्डर के प्रयास के आरोप हैं। आरजेडी के 76% उम्मीदवारों, बीजेपी के 65% उम्मीदवारों और जेडीयू के 39% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह सिर्फ एक पार्टी की समस्या नहीं है, यह बिहार की राजनीति की सच्चाई है। सवाल ये उठता है कि आखिर पार्टियां इन लोगों को क्यों टिकट देती हैं? तो जवाब सीधा है और कड़वा है, जीत की गारंटी। बिहार में चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं लड़े जाते, वो जाति, पैसे और ताकत पर लड़े जाते हैं।
बाहुबली नेता अपनी जाति के वोट बैंक को मजबूती से बांधे रखते हैं। वो पैसा खर्च कर सकते हैं, बूथ पर कब्जा करवा सकते हैं और विरोधियों को डरा धमका सकते हैं। पार्टियों के लिए ये नेता चुनावी मशीन है जो वोट की फसल काट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में राजनीतिक दलों से कहा था कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह बताएं, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि इस निर्देश का किसी भी पार्टी पर कोई असर नहीं दिखा। पार्टियां सिर्फ लोकप्रियता या राजनीतिक साजिश जैसे अस्पष्ट कारण बताती हैं। असली वजह यह है कि लोकतंत्र में अब जीत के लिए हर हथकंडा जायज मान लिया गया है। बिहार की राजनीति में अपराधीकरण की जड़ें गहरी हैं। 1970 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक बिहार में राज्य मशीनरी कमजोर होती चली गई। पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम करने लगे। जिन इलाकों में सरकार की पहुंच नहीं थी, वहां बाहुबली लोगों का अपना न्याय तंत्र बन गया। वो लोगों के झगड़े सुलझाते, जमीन के विवाद निपटाते और अपराधियों से सुरक्षा देते। धीरे धीरे ये बाहुबली राजनीति में घुस गए। कांग्रेस, फिर लालू की आरजेडी, फिर जेडीयू, सबने इन्हें अपनाया। इंदिरा गांधी के समय हाई कमांड कल्चर की शुरुआत हुई, जहां पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया और टिकट बांटने का फैसला ऊपर से होने लगा। जिस उम्मीदवार को जिताना आसान लगा उसे टिकट मिल गया, चाहे उसका इतिहास कैसा भी रहा हो। पप्पू यादव पूर्णिया के बाहुबली नेता हैं और फिलहाल वो लोकसभा सांसद हैं। पप्पू यादव मर्डर केस में बरी होने के बाद 2013 में बेऊर सेंट्रल जेल से रिहा हुए। लालू राज के दौरान पप्पू यादव और उन जैसे दूसरे बाहुबली अपने इलाके में बिना किसी रोक टोक के राज करते थे। आनंद मोहन सिंह एक और ऐसा नाम है जो 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में फंसा। वो आजाद भारत का पहला राजनेता था जिसे आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बिहार में जातिवाद राजनीति की डीएनए में घुस गया है और जाति आधारित आपराधिक नेता अपने समाज में हीरो बन गए। अब यह नहीं देखा जाता कि उम्मीदवार ईमानदार है या नहीं, बल्कि मैटर यह करता है कि वो दबंग है या नहीं, बम और गोली के सामने खड़ा हो सकता है या नहीं, या उसके पास बम और गोली खुद है या नहीं। यही लोकतंत्र का अंडरवर्ल्ड है, जहां वोट संविधान से नहीं बंदूक से तय होते हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध की गहरी घुसपैठ का प्रतीक है। वीर बहादुर सिंह से लेकर मोहम्मद शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, आनंद मोहन और अनंत सिंह तक हर दौर में बाहुबलियों ने बिहार की राजनीति को अपने रंग में रंगा है। लोकतंत्र का अंडरवर्ल्ड तब तक जिंदा रहेगा जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। और इस बार यह जिम्मेदारी निभानी होगी बिहार की जनता को। अपने उम्मीदवार का नाम देखिए और अब तो गूगल है ना आपके पास, सर्च करिए उसका आपराधिक रिकॉर्ड और फिर तय कीजिए कि आप उसको वोट देंगे या नहीं। सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रहे किन्नर समुदाय की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना हमारा इतिहास, लेकिन आज भी यह समुदाय समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। रामायण और महाभारत में किन्नरों का जिक्र मिलता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में किन्नर का वेश धारण किया था। मुगल काल में किन्नरों को शाही दरबार में सम्मानजनक स्थान मिला था। वो राजमहलों में रानियों के कमरों की सुरक्षा करते थे और राज परिवारों में विशेष अधिकार रखते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत किन्नरों को अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून ने समुदाय को समाज की मुख्य धारा से काट दिया और उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आ गई, जो आज तक जारी है। ऐसे कुछ ट्रांसजेंडर्स की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूं। उनके गम, उनकी खुशी और उनकी ख्वाहिशें। आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 5 से 6 लाख किन्नर हैं। ये समुदाय अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ जीता है। किन्नरों की अपनी गुरु चेला परंपरा है, जहां बड़ी उम्र के किन्नर छोटों को समुदाय के रीति रिवाज सिखाते हैं। परंपरागत रूप से किन्नर शादी ब्याह और बच्चों के जन्म पर आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मेरी सहयोगी तृप्ति गौतम ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पहुंची और वहां रहने वाले किन्नरों की जिंदगी को करीब से देखा, उनसे तमाम पहलुओं पर बात की। भारत में आज भी ज्यादातर किन्नर अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं।
सड़कों पर ताली बजाना, ट्रेनों में भीख मांगना या शादी जन्मोत्सव में बधाई देना, ये उनकी मजबूरी है, पसंद नहीं। गुरु किन्नर रामवती ने बताया आखिर उनका गुजारा कैसे होता है। हम किसी का शादी हो जाती है, उसके घर पर नाच गा के अपना गुजर बसर करते हैं। किसी के बच्चा हो जाता है, उसके घर पर जाकर नाच गा कर बसर करते हैं। बाकी क्या महीने में रहते हैं, होली दिवाली आती है तो हम उनकी मार्केट में जा कर के रुपए 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए ले करके अपना गुजर बसर करते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, घर में खुशियों की बारिश हो जाती है, मिठाई बंटती है, बधाइयां आती हैं। लेकिन अगर वही बच्चा किन्नर पैदा हो जाए तो खुशियां मातम में बदल जाती हैं। वही माँ जो 9 महीने गर्भ में पाल रही थी मुंह फेर लेती है। वही पिता जो बेटे का सपना देख रहा था हाथ खींच लेता है। और वो मासूम जिसने अभी दुनिया की रोशनी भी ठीक से नहीं देखी, उसे परिवार ही अंधेरे में धकेल देता है। रामवती ने एक ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनाई जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। रेंट पर रहते थे 2 मियाँ बीवी। उनके एक लड़का हुआ था पहल का ही, तो बच्चा हुआ तो बच्चे को हमारे पास होते ही किसी ने कह दिया ऐसा सा बात है वो किन्नर है, आप जो है कब से दे दो किसी को। तो उसकी बीवी नहीं मान रही होगी, कोई बात नहीं है मैं देख लूँ, महीना 15 दिन दिखा लूँ और किसी हॉस्पिटल में दिखा लूँ। उन्होंने चेक भी कराया कहीं कितनी बार जा करके, फिर भी उसका आदमी बोला सब जगह से मना कर दिया डॉक्टरों ने, तो अब तुम दे दो। फिर बच्चा 2 दिन का था, उसके माँ बाप मेरे पास आए कि जी ऐसे ऐसे बात है गुरुजी, और जो कि आपकी बिरादरी का है। मैंने कि भैया, तो जब उसने कहा तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। तो मैंने कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम उसे 9 महीने पेट में अपनी कोख में रख सकते हो गर्भ में, तो उसे 9 साल पालो तो तुम्हारा भी दिल करे, फिर थोड़ा समझदार हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास में छोड़ देना, हम भी पालेंगे उसे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जितना भी होगा हमसे आपसे भी मिलता रहेगा। बोला नहीं, फिर मैंने उसे चला दिया। फिर 2 दिन बाद वो फिर आ गया, बोला ऐसा ऐसा बात है जी, तुम लो तो ले लो, नहीं मैं उसे कहीं फेंक जाऊंगा। मैंने कि भैया ऐसा तो काम मत कर, उसे फेंक के जाएगा। उसे बेचारे को मैंने बुलाया, फिर तहसील लेकर गई, उसके साइन अंगूठे लिए, स्टाम्प बनवाया, उसका नंबर लिया, तो वो हमारी गोद में बच्चा छोड़कर ऐसे भागे दोनों के दोनों, बहुत बुरी तरह से, जैसे कि इन्हें कभी मिलना ही ना हो। तो उस बच्चे को लेके फिर हमने उसे अपने पास रखा 1 दिन, फिर उसके बाद में हमने हॉस्टल में डाला उसे। डालने के बाद हर महीना हम उसकी देखभाली कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। किन्नर समाज में रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। जब समाज किसी को उनकी पहचान के कारण ठुकरा देता है तो किन्नर समुदाय उन्हें बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के अपना लेता है। यहाँ जायदाद का बंटवारा नहीं होता और रिश्ते सिर्फ अपनाने की भावना से बनते हैं। अगर कहा जाए कि किन्नर समुदाय में रिश्तों का पुनर्जन्म होता है तो शायद गलत नहीं होगा। अक्सर किन्नरों को लेकर कहा जाता है कि वो लोगों से मनमानी रकम की मांग करते हैं और ना देने पर अभद्र व्यवहार करते हैं। कई बार हमने देखा सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस भी बहुत वायरल होते हैं। इस पर किन्नर केसर क्या कहती हैं वो सुनिए। करिए कि आप लोगों में भी कुछ ऐसा होता है कि ये वाले किन्नर फिर ये वाले किन्नर फिर ये वाले किन्नर, जैसे कास्ट वगैरह है, कुछ ऐसा होता है कभी? कुछ भी नहीं है, सब है सनातनी है, एक 70 धर्म का हम लोग खाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है, एक जैसे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे फील्ड में। और एक और भ्रम ऐसा है कि भैया रेट कार्ड, कोई रेट कार्ड होता है कि भैया इतना तो देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि लोग यानी अपनी श्रद्धा से देते हैं और जिसका जैसा वो होता है मन के, हाँ भाई मुझे यानी बहुत लोग ऐसे हैं जो यानी बहुत कुछ दे देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको किन्नर खुद सपोर्ट करते हैं, जैसे गरीब तबके के होते हैं, तो हमारी गुरुजी जो हैं साहिबा जी, वो खुद सपोर्ट करके आती हैं गरीब लोगों को। केसर कहती हैं कि हमारे यहाँ कोई रेट कार्ड नहीं होता, कोई जाति धर्म या ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन समाज ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 92% किन्नर शिक्षा से वंचित हैं और 96% को नौकरी नहीं मिलती। वो अपने परिवारों से अलग गुरु चेला परंपरा में रहते हैं, जहां एक गुरु कई शिष्यों की देखभाल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान उन्हें पूरे अधिकार देता है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के तहत उन्हें समानता का अधिकार है।
2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट आया, जिसमें उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों में उन्हें ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण मिला है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी में अब थर्ड जेंडर का विकल्प है। किन्नर दूसरों की शादी ब्याह में डांस करते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन क्या उनका भी शादी के लिए मन करता है? सुनिए इस पर गुरु किन्नर रामवती क्या कहती हैं। जब हम बात करते हैं शादी ब्याह में जाने की, लोगों से बातचीत करने की, तो वहां पर जाके आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि सबकी खुशी है और उस खुशी में हाँ आप भी जी। खुश होने जा रही हैं, तो देखो कैसा लगता है? देखो हमको जब हम जाते हैं किसी की शादी में, विवाह में, तो हम भी सोचते हैं कल के दिन हमारे भी माँ बाप में रहते तो हमारी भी यही खुशियाँ होती। ये बात तो हमने जब ये सारी बातें सुनी हैं तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि भगवान ने इमोशंस सबको दिए हैं, सबको सबको सब कुछ चीज दी है, और ये जो समाज है ये सभी का है, क्योंकि ये हमसे अच्छा काम कर रही हैं। जो ये काम परिवार नहीं कर पाता वो ये काम कर रही हैं, सभी के लिए मदद करने की बात हो, या फिर उस बच्चे को, या कितने ही बच्चे हैं, अभी मैंने गिनती नहीं करी है और मैं आपको शायद बताऊंगी भी वो गिनती की, कितने सारे बच्चे हैं जो इनके साए में पल रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। उनके लिए भगवान यही है, माँ बाप यही है। हालांकि किन्नर समाज में भी शादियां होती हैं। 2018 में तमिलनाडु में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर्स की शादी हुई थी। 2020 में केरल में आर्य और सुकन्या की शादी ने इतिहास रचा, लेकिन ये आम शादियों जितना आसान कदम नहीं है। रामवती ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी अपने शिष्यों के बीच, और ऐसे न जाने कितने ट्रांसजेंडर्स और हैं जो इस दर्द को दिल में दबाए जी रहे हैं। भारतीय समाज में किन्नरों का अस्तित्व वैदिक काल से है, लेकिन आज तक वो अपने अस्तित्व को मुखर अभिव्यक्ति नहीं दे पाए हैं। प्रकृति ने ही उन्हें मानव स्वरूप में ढाला है, फिर भी समाज उन्हें इंसान तक नहीं स्वीकार करता। इस पर सुरभि को सुनिए और उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सबसे ये कहना है, अगर किसी के घर हम जैसा अगर पैदा भी होता है तो क्या हो गया? क्या हो गया? हम भी तो इंसान ही है ना। हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भी सब कुछ वो है जो आपके अंदर है। ऐसा प्लीज हमारे साथ हमें कुछ गलत चीज मत यूज किया करिए कि आप बहुत लोग किन्नर, कोई हिजड़ा, कोई कुछ क्या क्या बोलता है, लेकिन हमारी भी तो फीलिंग्स है, हमारा नाम होता है। मेरा नाम भी सुरभि है, सुरभि बोलो ना, अच्छा लगेगा मुझको। पर आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये विनती है कि हम लोग भी इसी, जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे उस ईश्वर ने मुझे ही बनवाया है। और मैं यही कहती हूँ, आप सबसे यही हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। ये सिर्फ कुछ लोगों के शब्द नहीं, बल्कि लाखों किन्नरों की आवाज है जो समाज से सिर्फ इज्जत की मांग करती है। किन्नर समाज का एक जीवित प्राणी है, फिर भी जन्म से ही उसका अपना परिवार उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। ज्यादातर माता पिता तो उसे मौत के मुंह में झोंकने से भी पीछे नहीं हटते। जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो किसी किन्नर गुरु को सौंपकर अपना पीछा छुड़ाते हैं। गुरु के पास इनको एक नया जीवन तो मिलता है, पर भाग्य में वही आता है, सड़कों पर भीख मांगना। हालांकि हाल के कुछ सालों में कई किन्नरों ने पढ़ लिखकर अच्छी नौकरियां पाकर अपना भाग्य बदला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनकी उपलब्धियों को देखकर समाज का इनके प्रति नजरिया बदले, इनके प्रति हमारा बर्ताव बदले और इन्हें समाज की मुख्यधारा में जगह मिले। बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी ने यह शेर किसी और वजह से लिखा था, लेकिन आज दिल्ली के हालात पर यह एकदम सही बैठ रहा है। दिवाली गुजरी, छठ आई और त्योहारों का सीजन चला गया, लेकिन नहीं बदला तो दिल्ली का सूरते हाल। वही धुंध, वही घुटन और वही काला आसमान। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी अब हांफने लगे हैं। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जिंदा रहना है तो फौरन दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि हर सांस के साथ ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर शरीर में जा रहा है। और इसी जहर के खिलाफ कड़क पर हमने कैंपेन चलाई, सांस लूं या जी लूं। साफ हवा में सांस लेना हम सभी का अधिकार है, लेकिन हमें वो भी नहीं मिल रहा। राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि 1 नवंबर को दिल्ली की पहचान इंडिया गेट तक स्मॉग की मोटी चादर में छुप गया था। मतलब रात के वक्त जब तमाम लाइट्स होती है ना, उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा था।
सरकारी आंकड़े भले ही AQI 300 के करीब बता रहे हैं, लेकिन जो मंजर लोगों ने देखा वो कहीं ज्यादा खौफनाक था। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए कि क्या सचमुच ये 300 AQI है या फिर हकीकत इससे कहीं और ज्यादा भयानक है। पोल्यूशन कंट्रोल पर सरकार के सभी वादे और दावे हवाई साबित हुए। सबसे पहले बात उस प्रयोग की जिसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग योजना शुरू की। 28 अक्टूबर को 2 बार ट्रायल हुआ, जिसका कुल खर्च करीब 2 करोड़ रुपए आया। उम्मीद थी कि बारिश होगी और हवा साफ हो जाएगी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नमी 15% से भी कम है और बादल भी पर्याप्त नहीं है तो बारिश नामुमकिन है, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए शायद ये प्रयोग किया गया। PM 2.5 में थोड़ी कमी आई, लेकिन कुछ ही घंटों में सब वापस पुरानी हालत में लौट गया। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करती, खासकर दिल्ली जैसी जगह पर जहां नवंबर से फरवरी तक हवा ठंडी और सूखी रहती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जून 2025 में शुद्ध हवा सबका अधिकार प्रदूषण पर जोरदार प्रहार योजना लॉन्च की थी। इस योजना में 18 पॉइंट्स हैं, जिनमें मेट्रो स्टेशंस पर 2299 इलेक्ट्रिक ऑटो, 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर मिस्ट स्प्रेज, एंटी स्मॉग गन और 70 लाख पौधे लगाने की बात है। नवंबर 2025 से BS3 कमर्शियल वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ग्रैब 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पर पूरी पाबंदी है। भारी वाहनों की एंट्री बंद, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और दफ्तरों में 50% कर्मचारियों से घर से काम करने की सलाह दी गई है। लेकिन प्रदूषण का स्तर फिर भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ दिवाली के पटाखे और दिल्ली की गाड़ियां ही प्रदूषण बढ़ाती हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाए जाने वाली पराली भी है। पंजाब में 1 नवंबर को एक ही दिन में 442 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, जो इस सीजन का सबसे बड़ा उछाल था। अब तक 2000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि ये पिछले कुछ सालों की तुलना में कम है। पराली जलाने से दिल्ली के PM 2.5 के स्तर में वृद्धि होती है, खासकर अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक। हवा की दिशा जब पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर होती है तब प्रदूषण बढ़ता है। उधर डॉक्टर्स ने बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को फेफड़ों की बीमारी या दिल की समस्या है तो फौरन दिल्ली छोड़ दीजिए। पिछले 10 दिनों में सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, जो मरीज पहले स्थिर थे और ऑक्सीजन की जरूरत उन्हें नहीं थी, उनकी हालत भी बिगड़ रही है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ, तेज खांसी और अस्थमा के मरीजों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आप यकीन जानिए, मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, मुझे खुद को तो खांसी और गला खराब है ही, मेरे आसपास मुझे लगातार लोगों के खांसने की आवाजें आ रही हैं। पिछले 2 दिनों में सांस फूलने, खांसी, गले में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत लेकर आने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब युवा और स्वस्थ लोग भी खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या से जूझ रहे हैं। PM 2.5 के बारीक कण सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकते, बल्कि खून में घुसकर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वो तेज सांस लेते हैं, बाहर खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं और प्रदूषण के सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं। रिसर्च बताती है कि उनके फेफड़ों का विकास रुक जाता है और दिल्ली में बड़े हो रहे बच्चों के फेफड़ों की क्षमता साफ शहरों के बच्चों से कम रहती है। यह नुकसान स्थायी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली का प्रदूषण अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रह गया है। पालतू कुत्ते और बिल्लियां भी जहरीली हवा की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली के पशु चिकित्सालयों में पिछले 2 हफ्तों में जानवरों में सांस की बीमारियों के मामले 20 से 32% बढ़ गए। यकीन करेंगे क्या आप इस बात पर? दिल्ली के लोग इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में पता चला कि दिल्ली NCR के 75% घरों में वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। H3N2 जैसे वायरस एक तरफ, जहरीली हवा दूसरी तरफ। इन दोनों के मिल जाने से रिकवरी धीमी हो गई है। दिल्ली में हर साल इस दौरान यही कहानी दोहराई जाती है। स्मॉग आता है, AQI बढ़ता है, एक्सपर्ट सलाह देते हैं, मीडिया बहुत हल्ला करता है, लेकिन समस्या वैसे की वैसी बनी रहती है। अब कुछ साल पीछे चलते हैं। 2013 में चीन की राजधानी बीजिंग, जनवरी का महीना और पूरे शहर पर एक भूरे काले रंग का कंबल तना हुआ था।
वहां की स्थिति इतनी भयावह थी कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे एयरपोकैलिप्स कहा। बीजिंग का AQI 700 से ऊपर पहुंच गया था। WHO की गाइडलाइन से 22 गुना ज्यादा प्रदूषण। स्कूल बंद कर दिए गए, फ्लाइटें रद्द हुई, हाईवे बंद हो गए, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। विदेशी दूतावासों ने चेतावनियां जारी की और बीजिंग को रहने लायक नहीं करार दिया, जैसा अभी दिल्ली हो रहा है। सांस की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े। ये अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का मामला बन गया था, लेकिन हमको तो शर्म आती नहीं ना, तो बहरहाल बात चीन की। लेकिन चीन की सरकार के पास चलता है वाला रवैया नहीं था, जैसा हमारी सरकारों के पास होता है। उन्होंने संकट को युद्ध की तरह लिया। $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया और एक मजबूत प्रदूषण विरोधी रणनीति बनाई गई। हमारे यहाँ बजट रख भी दें तो कोई फायदा नहीं, उसको कौन खा जाएगा हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। सितंबर 2013 में चीन के स्टेट काउंसिल ने एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लान का ऐलान किया। चीन ने सख्त कदम उठाए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। घरों में कोयला जलाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। 2500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं। भारी उद्योगों को बीजिंग से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया। कार के मालिकाना हक पर सीमा लगाई और इलेक्ट्रिक बसें लाई गईं। पेड़ों से घिरी रिंग रोड्स बनाई, निर्माण की धूल पर सख्ती की और क्लीन एनर्जी में अरबों डॉलर का निवेश किया गया। कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट को रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी से बदला गया। बीजिंग सरकार ने जब जरूरत पड़ी तो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज बंद कर दी और गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 साल के अंदर 2015 में द्वितीय विश्व युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर बीजिंग का AQI 250 के अंदर आ गया था, जो पहले 700 के ऊपर था। और आज 2025 में बीजिंग का AQI 70 के अंदर रहता है। जी हाँ, सही कह रही हूं मैं, 70। 700 से 70 तक का ये सफर सिर्फ 10 साल में पूरा हुआ। ये चमत्कार नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति और कठोर निर्णयों का नतीजा है। दिल्ली NCR के लोग 10 साल पहले भी परेशान थे, रो रहे थे, हल्ला कर रहे थे और 10 साल बाद भी यही कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला। अगर चीन ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? बस जरूरत है इच्छा शक्ति की, सख्त फैसले लेने की और उन्हें लागू करने की, बिना भ्रष्टाचार किए। प्रदूषण को मौसमी परेशानी नहीं बल्कि साल भर की आपात स्थिति की तरह देखना होगा। जो करना जरूरी है वो करना होगा। कोई भी विकास, कोई भी समृद्धि उस कीमत पर बेईमानी है जहां हमारे बच्चे शहरों में साफ हवा में सांस नहीं ले सकते। ये प्राथमिकता नंबर 1 होनी चाहिए, प्राथमिकता नंबर 2 भी और प्राथमिकता नंबर 10 भी। दिल्ली को अपनी सांस वापस चाहिए। बीजिंग ने दिखा दिया है कि रास्ता है, बस चलने के लिए हिम्मत चाहिए। अब रेखा गुप्ता के पास हिम्मत है या नहीं, ये उन्हें तय करना होगा। 2 नवंबर 2025 की रात सूरज ढल गया था, लेकिन भारतीय क्रिकेट के आकाश में एक नया सूरज उग गया। DY पाटिल स्टेडियम में जो क्षण आया वो भारत के खेल इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार अपने देश को विश्व चैंपियन बना दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था 50 साल का इंतजार, हजारों खिलाड़ियों का सपना और करोड़ों भारतीयों की प्रार्थना जो आखिरकार सच हुई। कहानी शुरू होती है टॉस से। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और हमारी टीम को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। ऐसे मौके पर ज्यादातर खिलाड़ी घबराए होते हैं, लेकिन शिफाली वर्मा ने जो किया वो आपको पता चल जाए तो आप समझ जाएंगे कि चैंपियंस कैसे बनते हैं। शिफाली शुरुआत में वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी, लेकिन प्रतीका रावल के चोटिल होकर बाहर होने के बाद उनकी किस्मत चमक गई। शिफाली ने महज 78 गेंदों पर ताबड़तोड़ 87 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। शिफाली ने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की और यहीं से बड़े स्कोर की नींव पड़ी। भारत ने 7 विकेट खोकर 50 ओवर में 298 रन बनाए। आमतौर पर इतने स्कोर पर किसी टीम को हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब भारत की जीत लगभग पक्की तो हो चुकी थी, लेकिन उस जीत में कुछ वक्त के लिए बाधा बनी साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ड,
जिन्होंने शानदार शतक की बदौलत अपनी टीम को इस जंग में लड़ने लायक बनाया। मगर भारत की बॉलिंग लाइनअप के सामने साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई और 246 पर ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा, ये नाम भी याद रखिए। दीप्ति ने 9.3 ओवरों में 5 विकेट ले लिए और सिर्फ 39 रन दिए। 5 विकेट, वो भी फाइनल में, जब हर रन मायने रखता हो, हर गेंद एक फैसला हो। दीप्ति शर्मा ने सिर्फ गेंदों को नहीं बल्कि पूरे खेल को अपनी उंगलियों पर चलाया। लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं आई। हर चैंपियन टीम के पीछे बड़ा संघर्ष होता है। ऐसी कहानियां जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई बयां करती हैं। इस टीम के पीछे की कहानी है लड़की होने की वजह से भेदभाव का सामना, खेलने के लिए संघर्ष, समाज के ताने, हार का दर्द, निराशा का सागर और फिर भी न रुकने का हौसला। बात हमारी चैंपियन बेटियों की। मोहाली की गलियों से शुरुआत करने वाली एक लड़की अमनजोत कौर फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवर्ड का कैच अमनजोत ने ही पकड़ा था। अगर वो कैच नहीं पकड़ा जाता तो शायद आज हम की जश्न नहीं मना रहे होते। लेकिन अमनजोत के लिए सफर आसान नहीं रहा। वर्ल्ड कप के दौरान अमनजोत की दादी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन परिवार ने अमनजोत को ये खबर नहीं बताई ताकि उनकी बेटी बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पूरी मेहनत मैदान में झलकाए। जीत के बाद अमनजोत ने कहा, यह ऐतिहासिक पल है, हमने इतिहास रच दिया है। अब मैं अपनी दादी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अभी ठीक नहीं है लेकिन घर पर बैठकर उन्होंने मैच देखा है। शिफाली वर्मा को देखिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फाइनल में उनकी पारी सदियों तक याद की जाएगी। इसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति शर्मा, पिछली बार अंग्रेजों ने 2017 के फाइनल में भारत को 9 रन से हराया था। दीप्ति उसी टीम का हिस्सा थी, वो उस दर्द को जानती है। 8 साल इंतजार किया, 2025 के फाइनल में 5 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी जीता। और फिर हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 2017, 2022 और 2025 में टीम को लीड किया। 2022 के न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार, 2017 के फाइनल में हार, लेकिन हरमनप्रीत ने कभी हार नहीं मानी। मैच के बाद उनके शब्द थे, हम इस पल के लिए इंतजार कर रहे थे, अब ये पल आ गया है, अब हम इसे एक आदत बना देंगे। इस जीत के पीछे एक और बड़ी कहानी है। वो तब शुरू हुई थी जब किसी ने भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर सैलरी देने का सपना देखा। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर मैच फीस देने का फैसला। दुनिया भर में महिला एथलीट्स को बराबरी के लिए अदालतों में लड़ना पड़ता है। अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम को सालों संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारत ने विश्वास किया। बीसीसीआई ने भारत की बेटियों पर भरोसा किया। आलोचकों ने कहा, अभी महिला क्रिकेट तैयार नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने कहा, हम समान वेतन देंगे और बेटियां खुद को तैयार करेंगी। और देखो क्या हुआ, 3 साल बाद भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई। ये साबित कर दिया कि अगर किसी को बराबरी दी जाए तो वो सिर्फ सपना नहीं देखता, वो इतिहास रच देता है। इतना ही नहीं, इस बार आईसीसी ने विजेता टीम को $4.48 मिलियन यानी लगभग 39 करोड़ 77 लाख रुपए दिए हैं। मान लीजिए 40 करोड़। महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि है ये। वहीं बीसीसीआई ने तो महिला टीम के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि पूरी महिला टीम को 51 करोड़ रुपए का बोनस दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और स्टाफ को भी। एक वो वक्त था जब 1983 में कपिल देव की टीम ने पहली बार विश्व कप जीता तो देश भर में खुशियां थी। आज 2025 में हरमनप्रीत कौर की महिला टीम ने वही काम किया। हर भारतीय के लिए यह पल गर्व का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी। दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने भारत की जीत का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल से लिखा, मेरी ओर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हर सदस्य को विश्व कप जीतने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने पहली बार इसे जीतकर इतिहास रचा है। नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। स्टेडियम में 55,000 दर्शक मौजूद थे और सब भारत के लिए चीयर कर रहे थे। जश्न केवल डीवाई पाटिल स्टेडियम तक सीमित नहीं रहा, देश के हर कोने में मनाया गया। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता से लेकर चेन्नई, हर जगह रंग उड़ाए गए।
महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब सड़कों पर निकल आए। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग जमकर झूमे। उधर क्रिकेट जगत और बॉलीवुड से भी जमकर बधाई संदेश आए। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, 1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़ा सपना देखने और उन सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। विराट कोहली ने कहा, लड़कियों ने इतिहास रच दिया है और एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई। वो सारी तालियों की हकदार हैं। अनुष्का शर्मा ने लिखा, तुम चैंपियंस हो, क्या शानदार उपलब्धि है। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, हमारी चैंपियंस को बधाई। करीना कपूर ने कहा, अब भी खुशी के आंसू बह रहे हैं। कियारा आडवाणी, रणदीप हुड्डा, ऋतिक रोशन सब ने लिखा, हिस्ट्री मेड। और वाकई भारत की इन बेटियों ने इतिहास रच दिया है। ये भारतीय महिला क्रिकेट की विजय गाथा है। ये तारीख हर भारतीय को हमेशा याद रहेगी, जब भारत की बेटियों ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती बल्कि एक सपना पूरा किया। एक सदियों पुराना सपना कि महिलाएं भी चैंपियन बन सकती हैं, महिलाएं भी इतिहास रच सकती हैं। लेकिन ट्रॉफी सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं है, ये उन सभी लड़कियों की है जो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलती हैं। ये उन माताओं की है जो अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजती हैं। ये उन टीचर्स की है जो स्कूल के मैदान में महिला क्रिकेट या किसी भी खेल को बढ़ावा देती हैं। ये पूरे भारत की बेटियों की है। और अगर आप किसी लड़की को देख रहे हैं जो क्रिकेट या किसी भी खेल का सपना देख रही है, तो आपको पता है कि अब वो असंभव नहीं है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर ने भी छोटे शहर से शुरुआत की थी। शिफाली वर्मा ने भी आखिरी मौके पर सपना पूरा किया। दीप्ति शर्मा ने भी 8 साल का दर्द सहकर आखिरकार जीत हासिल की। तो अगली बार कोई ऐसी बेटी मिले ना जो ऐसा सपना देखती है, तो उसे रोकिएगा नहीं, उसका हाथ थामिएगा और उसे आगे बढ़ाइएगा। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाती हूँ हमारी बेटियों की जीत और उसके बाद हुए जश्न की तस्वीरों के साथ।